देखो लास्ट टाइम पे हमने जो पढ़ा था वो मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन पढ़ा था। तो मैंने बताया था कि इस डायग्राम के बेसिस पे इसका स्ट्रक्चर याद करोगे तो आराम से याद हो जाएगा, और उसका तरीका भी बता दिया था। ठीक है, अब आज हम ये पढ़ेंगे कि मीटर ब्रिज का वर्किंग कैसे होती है, कैसे ये प्रैक्टिकल करा जाता है। फोकस हमारा यहाँ पे उसके कंसेप्ट को समझना है, फॉर्मूले को डिराइव करना है। बाकी एग्जैक्ट कैसे करते हैं वो फिर प्रैक्टिकल सेशन में आता है। ठीक है ना, कि ये करेंगे वो करेंगे, वहाँ प्रयोग विधि जो लिखी होती है वो प्रैक्टिकल करने के पर्पज से लिखी होती है। यहाँ पर हमें फॉर्मूला डिराइव करते हुए समझना है इस चीज़ को। तो देखो वर्किंग में ये है कि सबसे पहले बाएं गैप में प्रतिरोध बॉक्स, जो जिसकी जहाँ पे जगह है प्रतिरोध बॉक्स जो है बाएं गैप में लगा देते हैं, और दाएं गैप में अज्ञात प्रतिरोध लगा देते हैं। जो पेपर में मिलेगा तुम्हें कि भाई इस वायर का रेजिस्टेंस निकालो, तो वो तुम्हें यहाँ पर दाएं गैप में लगा देना होता है। ठीक, उसका दूसरा स्टेप है ए और सी के बीच में, ये जो सेल है और की है, ये वाली चीजें जो है वो सेल व कुंजी वगैरह ये सब जोड़ देते। अब जॉकी तार एसी को जिस बिंदु पी पर स्पर्श करती है, ये जो गैल्वेनोमीटर से डी जुड़ा हुआ है, और फिर उसके बाद ये जो जॉकी जुड़ी हुई है, ठीक है ना, तो ये जॉकी वायर को जैसे टच कराओगे, मान लीजिए सपोज यहाँ टच कराया, जो पॉइंट पे टच कराओगे वही पॉइंट तुम्हारा बी बन जाएगा, और इसके बी बनने से ये वायर हमारा दो भागों में बढ़ जाएगा, एक हिस्सा ए बी और दूसरा हिस्सा बी सी। वही चीज बता रहे हैं यहाँ पे कि जिस पॉइंट बी पर स्पर्श करती है तो तार हमारा दो भागों ए बी व बी सी में बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद ए बी का प्रतिरोध जो इधर हिस्सा बनेगा ए बी, इसका प्रतिरोध पी कहलाएगा, और उधर हिस्सा जो है उसका प्रतिरोध क्यू कहलाएगा। तो ये पी और क्यू अनुपातिक भुजाओं को बनाया जा रहा है यहाँ पे, इसीलिए इनको अनुपातिक भुजाएं भी कहते हैं। ये पूरा अकेला वायर ही पी और क्यू को जनरेट कर लेता है। तुम इसकी पोजीशन बदलते रहो, यहाँ टच करा दो तो इतना पी रह जाएगा, क्यू बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली मिड पे टच करा दो तो पी क्यू जो है वो 1:1 का रेशियो आ जाएगा। तो कोई भी रेशियो हम सेट कर सकते हैं यहाँ पे, इसलिए हम इसे अनुपातिक भुजाएं कहते हैं, पी और क्यू को। ठीक है, अब इसके बाद परिपथ को चेक करते हैं। जब ये सब जुड़ जाएं लैब में तो फिर परिपथ को चेक किया जाता है। परिपथ को चेक कैसे करते हैं? परिपथ को चेक करते हैं ऐसे हैं कि ये ऊपर लिखा है ना, प्रतिरोध बॉक्स में से कुंजी निकाल देते हैं। अब तुम यहाँ पे देखो, अभी कुंजी नहीं निकाली बनी है यहाँ से। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि एक प्रतिरोध यहाँ लग गया है, यहाँ पे कोई प्रतिरोध नहीं लगा है। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर देखो तो हमने अभी जॉकी को टच नहीं कराया है यहाँ पे, तो यहाँ भी कोई रेशियो सेट नहीं हुआ है, सर्किट ही नहीं कंप्लीट है। तुमने क्या किया, यहाँ से मान लिया सपोज 2 ओम की निकाल दी, तो 2 ओम की निकालने से हुआ क्या? 2 ओम की निकालने से इसका अज्ञात प्रतिरोध बन के 5 था, तुमने यहाँ से 2 ओम निकाल दिया, तो 2/5 का रेशियो सेट हो गया। लेकिन तुम्हें नहीं पता, तुम्हें इसलिए नहीं पता क्योंकि तुम्हें 5 की वैल्यू पता ही नहीं है, तुम्हें तो केवल 2 पता है। तो इनडायरेक्टली मैंने एक फिक्स्ड रेशियो 2:5 सेट कर दिया है। अब यहाँ पर क्या है कि P ऐसा मिल जाए मुझे और Q ऐसा मिल जाए कि इनका रेशियो भी अगर 2/5 होता है तो हमारा सिस्टम, ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज है, ये बैलेंस हो जाएगा और इस गैल्वेनोमीटर में धारा नहीं बहेगी। लेकिन अगर बैलेंस नहीं हो पाया, मान लिया कम ज़्यादा कुछ भी रहा, तो उस केस में गैल्वेनोमीटर में धारा बहेगी। ठीक है, तो अब इस चीज़ को चेक कैसे करेंगे? तो इसके लिए क्या करते हैं, इस जॉकी को सबसे पहले सबसे किनारे यहाँ टच करा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब टच कराओगे तो जाहिर सी बात है तुमने इधर P का हिस्सा तो 0 रखा और Q का हिस्सा तुमने पूरा कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि ब्रिज तो पक्का बैलेंस नहीं होगा, तो गैल्वेनोमीटर में धारा बहेगी जाकर के वहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे टच कराएंगे तो उस समय बिल्कुल इम्बैलेंस होगा ब्रिज, और इस वजह से गैल्वेनोमीटर में धारा बहेगी। मान लीजिए सपोज करो गैल्वेनोमीटर में धारा जो है वो इस तरफ है। जब तुम क्या करोगे, जब दूसरी बार मैं इधर सबसे टच कराऊंगा, सिर्फ सबसे सी पॉइंट पे, तो इधर मैक्सिमम हो जाएगा, उधर मिनिमम हो जाएगा। तो अब बैलेंसिंग फिर गड़बड़ होगी, लेकिन अब दूसरे डायरेक्शन में गड़बड़ होगी, और हमारा जो डिफ्लेक्शन है वो इस तरफ से बचेगी। मतलब जरूरी नहीं है कि इधर वाले में इधर ही आए, इधर वाले में हो सकता है इधर आए, उधर वाले में इधर आए, लेकिन ये पक्का होना चाहिए कि इधर जैसा आ रहा है उसका उल्टा उधर है डिफ्लेक्शन, क्योंकि तभी उम्मीद करो कि कहीं ना कहीं नल पॉइंट होगा। ठीक है ना, मान लीजिए सपोज यहाँ पे टच कराने पे सुई इधर ही आ रही है और यहाँ पे भी टच कराने पे सुई इधर ही आ रही है, तो फिर रास्ते में हर पॉइंट पे सुई इधर ही आएगी। अगर तुम्हारा इधर टच कराने पे सुई इधर आ रही है, तो इसका मतलब बीच में कहीं कोई ऐसा पॉइंट होगा जिस पर ये ठीक बीच में आएगी।
तो ये चीज़ कही जाती है कि परिपथ को चेक करते हैं। अगर तुमने चेक नहीं किया और ऐसे ही प्रैक्टिकल करते रहे तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि इस पॉइंट पे भी वही डिफ्लेक्शन है, उस पॉइंट पे भी डिफ्लेक्शन है, तो मैं बीच में कहीं भी नल पॉइंट ना मिले। ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है मैं बताता हूँ। हो सकता है इस प्रतिरोध बॉक्स में कोई की ढीली हो, जैसे मान लिया सपोज करो 100 ओम की ढीली है, तो इस प्रतिरोध बॉक्स में अगर कोई की ढीली हो जाए तो ढीली होने का मतलब वो रेजिस्टेंस सर्किट में काउंट हो जाएगा। इसका तो यही मतलब है, निकाल दिया तो सर्किट में काउंट हो जाएगा। तो अगर मान लिया सपोज करो तुमने ढीला भी है तो पता लगा ये काउंट हो गया सर्किट में, तुम तो सोचे बैठे हो मैंने 2 ओम निकाला, लेकिन 50 ओम ढीला है तो 50 और 2 52 ओम लग जाएंगे। अब 52:5 का रेशियो सेट हो गया जाकर के। ठीक है ना, तो क्या कभी कभी ऐसा हो सकता है कि तार कोई ढीला है, जुड़ा ही नहीं था, मान लिया ये इनफाइनाइट वाला यहाँ पे रखा हुआ, ये इनफाइनाइट का मतलब है एयर गैप, यहाँ से यहाँ तक गैप है, इसके बाद फिर और तार लगे हैं। अगर तुम ये लगा दिया तो इनफाइनाइट यहाँ पे लग जाएगा, तो इनफाइनाइट:1 का रेशियो सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट:5 का रेशियो। उस रेशियो में फिर तुम्हें नल पॉइंट बीच में नहीं मिलेगा। तो ये तार ढीले हो जाएं या गलत जुड़ जाएं या इन वजहों से कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सर्किट में फिर नल पॉइंट नहीं मिलता, तो इसलिए शुरू में ही चेक कर लेते हैं। अगर मान लीजिए शुरू में ही गड़बड़ निकले, दोनों केसेस में डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड में हो रहा है या एक ही साइड में हो रहा है, तो फिर सर्किट फिर से चेक करना चाहिए, कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है। ठीक है ना, कई बार हम भी डेमोन्स्ट्रेट करते हैं लैब में, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम ही ने सिखाया, देखो ये यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, और जब चेक करने बैठे तो पता लगा दोनों तरफ आ रहा है। तो उस समय कोई ऐसा नहीं है, उस समय थोड़ा सा बच्चों के लिए तो यही सलाह दी जाती है कि पूरा सर्किट मतलब असेंबल्ड हटा दो, असेंबलिंग सारे तार खोल दो और फिर से फ्रेश सर्किट जोड़ो, क्योंकि कौन ढीला है कौन नहीं ढीला ये पता करना फिर मल्टीमीटर से चेक हो पाता है। तो बहरहाल चेक कर लिया इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद देखो जॉकी को तार पर खिसका कर यहाँ से जैसे ऐसे रखा और डिफ्लेक्शन मान लीजिए इस तरफ है, अब इसके ऊपर इसको ऐसे खिसकाते ले गए और ये सुई भी जो है धीरे धीरे आती जाएगी, जैसे ये 0 पे आए वहीं पर रुक गए और उतने पे कितने सेंटीमीटर इधर से हुए हैं, कितने सेंटीमीटर इधर से हुए हैं, ये लंबाइयां पता कर लेते हैं मीटर स्केल से। तो वही लिखा है, जॉकी को तार पर खिसकाकर ऐसी स्थिति प्राप्त करते हैं कि गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप न हो, यानी कि शून्य विक्षेप स्थिति, ये नल पॉइंट, ठीक है ना, नल पॉइंट या नल डिफ्लेक्शन पोजीशन ये मिल जाएगा। अब क्या करते हैं, AB व BC की लंबाइयां मीटर स्केल पे पढ़ लेते हैं। AB की लंबाई मीटर स्केल पे पढ़ ली, BC की लंबाई मीटर स्केल पे पढ़ ली। ये स्केल ऐसा है जो दोनों तरफ से चलता है, 0 से 100 इधर भी है, 0 से 100 इधर भी है। इधर से नापना है तो 0 वाले से नाप लो, उधर से नापना है तो उस 0 वाले से नाप लो। तो इसलिए ऐसा कोई लेंथ में इश्यू नहीं है। और या फिर ऐसा कर सकते हो तुम इधर से लेंथ नाप ली, 100 में से उसे घटा लो, उधर से लेंथ पता लग जाएगी। ठीक है ना, तो इस तरह से तुम्हें नल पॉइंट इसमें ढूंढना होता है और उस केस में इनकी लंबाइयां पता करनी होती हैं। अब तुम सोचो इस सिचुएशन में क्या हो रहा होगा, जब ये नल पॉइंट आ गया है तो इसका मतलब जो रेशियो तुमने ऊपर सेट किया है वही रेशियो यहाँ पे सेट हो गया होगा, यानी कि P/Q = R/S, वहां से कैलकुलेट हो जाएगा हमारा कितना रेजिस्टेंस है यहाँ। ठीक है ना, तो अब हम इसको डिराइव कर लेते हैं। ये तार की एक प्रॉपर्टी है, माना तार AC की एकांक लंबाई का प्रतिरोध स्मॉल r है। ठीक है, इसकी एकांक लंबाई का प्रतिरोध R है, तो उस केस में P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P कितना है, तार AB का प्रतिरोध, और इसकी लंबाई कितनी है, AB = L। ठीक है ना, तो BC कितना हो जाएगा, 100 - L, ये मान लिया हमने। L कहलाती है हमारी नल पॉइंट लेंथ कहलाती है, नल लेंथ कहलाती है। तो P जो है तार AB का प्रतिरोध, AB की लंबाई L है, एकांक लंबाई का प्रतिरोध R है, तो एकांक लंबाई का प्रतिरोध R है तो L लंबाई का कितना होगा, L × R हो जाएगा। ठीक है, क्यों निकालोगे, यानी कि तार BC का प्रतिरोध, तो ये कितना हो जाएगा, उसकी लंबाई कितनी है, 100 - L × R हो जाएगा। तो हमारे पास PQ आ गए, R और S तो हमने लगाई थे। तो संतुलन अवस्था में क्या होता है, संतुलन अवस्था में व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन अवस्था क्या होती है, P/Q = R/S। इसमें वैल्यू डाल देंगे, तो P की वैल्यू कितनी डाल दोगे, LR, यहाँ पे कर रहा हूँ, LR/Q की वैल्यू डाल दोगे 100 - L × R = R/S। यहाँ से R कैंसिल हो गया, S चाहिए, S इधर ले आओ, S = हो जाएगा 100 - L/L × R।
ये फॉर्मूला निकल आता है अज्ञात प्रतिरोध का। लेकिन याद करने के लिए बेटर ये रहता है कि इस फॉर्मूले को इधर से याद करो, एक स्टेप पीछे याद करो। कैसे? R/S तो L/100 समझ रहे हो, या फिर S/R तो 100 - L/L। समझ? एक तरफ का इधर लेंथ तो रेजिस्टेंस, उधर की लेंथ तो उधर का रेजिस्टेंस, जिधर से स्टार्ट किया उधर ही से, तो वो ज्यादा है। अदरवाइज ये भी कर सकते हो 100 - L/L × R, जिसमें L जो है वो R वाले की तरफ से नापी गई है, तब ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। इसीलिए कंफ्यूजन से बचने के लिए एक स्टेप पीछे जाकर के ये फॉर्मूला याद करते हैं। लंबाई का रेशियो इज इक्वल टू प्रतिरोधों का रेशियो। अब इधर से लेना है तो L बाई इतना अपॉन इतना, तो ये इतना अपॉन इतना, इतना अपॉन इतना, तो इतना अपॉन इतना। समझ रहे हो कैसे फॉर्मूला याद करना है? तो इस तरह से हमारा जो है ज्ञात प्रतिरोध का मान निकल आता है इस फॉर्मूले से। इसमें क्या है? L क्या है? नल लेंथ, जो कि तुमने प्रैक्टिकल में कैलकुलेट करी है, और R क्या है? वो प्रतिरोध जो तुमने प्रतिरोध बॉक्स से निकाला था, वो भी तुम्हें पता था। बस ये दोनों वैल्यू पुट करो, आंसर तुम्हारे सामने है।